टीसीपी अरेंजमेंट और एचसीपी अरेंजमेंट पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। आपको याद होगा, मैं जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट की शुरुआत हमने करी थी और मैंने कहा था कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में 3 अरेंजमेंट होता है। एक 1D अरेंजमेंट होता है, फिर 1D से हम लोग 2D पे जाते हैं, 2D से किस पे जाते हैं, 3D पे। सबसे पहले 1D अरेंजमेंट में क्या था, जब एक रो में आइटम को सजाते हैं तो 1D अरेंजमेंट NCERT बुक में आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, आपका पेज नंबर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 12 पे दिख रहा है। ठीक है जी, और पुराने बुक में शायद वो नया बुक का पुराना बुक देख लीजिएगा, और एक बुक में 12 पे दिख रहा है, एक में 17 पे दिख रहा है। ठीक है जी, ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा था कि पहले 1D अरेंजमेंट में एक रो में जब आइटम को सजाते हैं तो 1D अरेंजमेंट है। ठीक है जी, और जब 1D से 2D पे जाते थे बच्चों तो 2 पॉसिबिलिटी थी। याद करो मैंने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पहला क्या था, सुप्रीम कोर्ट का मतलब स्क्वायर क्लोज पैक, ठीक, और दूसरा क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैक। चेक करो आपके डायग्राम में दिया हुआ 1D से 2D पे जा रहे हैं तो 2 रास्ते से अरेंजमेंट हो रहा है। स्क्वायर क्लोज पैक में जब आइटम को एक रो में सजा दिया और दूसरा रो जो है और तीसरा रो सारे एक दूसरे के पैरेलल में चल रहा है, सारे रो एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो इसको ए अरेंजमेंट कहते हैं। और दूसरा अरेंजमेंट जो था, इसमें एक रो सजाया और दूसरा रो जो है पहले रो के क्या सॉकेट में फिट कर दिया। सॉकेट समझते हैं ना, एक रो सजा दिया, दूसरा रो जो है बीच में गैप में डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। अब दोनों अरेंजमेंट में जो पहला अरेंजमेंट था स्क्वायर क्लोज पैक, इसमें क्या होता है, एक रो और दूसरा रो और तीसरा रो प्लेन में सजा रहे हैं, सब आइटम एक दूसरे के क्या पैरेलल हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते थे। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता था, यानी एक आइटम 4 आइटम से जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है जी, और फिर दूसरा क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D, जिसमें एक आइटम 6 आइटम से जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर अपने कॉपी में किताब में दिया हुआ है, एक आइटम 4 आइटम से जुड़ा हुआ सिंपल क्लोज पैक में, और हेक्सागोनल में एक आइटम 6 आइटम से जुड़ा हुआ दिख रहा सबको। ठीक है जी, यहाँ तक बताया था। फिर मैंने कहा था कि अब वही 2D किस में बदलेगा, 3D में बदलेगा। याद करो, तो 3D में बदलने का हमारे पास 2 ऑप्शन था, एक स्क्वायर क्लोज पैक को 2D से 3D में बदल रहे थे, और दूसरा क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैक को 2D से 3D में बदल रहे थे। तो पहले वाले केस में स्क्वायर क्लोज पैक याद है ना, जब एक रो में क्या होता है, आइटम को सजा रहे हैं पैरेलल, तो वो क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैक, और उस लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर डाल रहे थे, सारे एक दूसरे से पैरेलल था। जैसा कि आप NCERT बुक में देखेंगे, बगल वाले पेज में दिखा रहा है, ये सारे लेयर एक दूसरे के ऊपर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्या, सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं। याद है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट। सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट आप लोग को दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट में सारे लेयर एक दूसरे पे वर्टिकली अरेंज किए हुए हैं। ठीक है जी, सारे रो एक दूसरे पे वर्टिकली, इसी को कहते हैं सिंपल क्लोज पैक। और उससे जो यूनिट सेल निकाल के दिखाया था बच्चों, कौन सा यूनिट सेल था, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं, जिसमें आइटम कॉर्नर पे होता है। याद आ गया। फिर मैंने आपको हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को 3D में बदलने की कोशिश की थी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, सिंपल क्लोज पैक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मैंने बता दिया था, एक आइटम 6 आइटम से जुड़ा हुआ मिलेगा। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को जब हम 3D में बदलते हैं तो उसमें कैसे बदलते हैं, तो मैंने कहा था कि एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डालेंगे। कैसे, एंटी पैरेलल फैशन में। यानी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में 5 गुला 4 गुला 5 गुला 4 गुला, यानी एक लेयर में आइटम है और उसके ऊपर से दूसरा लेयर जो आइटम का डाल रहे हैं तो वो 5 4 5 4 नीचे वाला लेयर है, तो ऊपर वाला लेयर क्या है, 4 5 4 5 है। ठीक है जी, तो फिर मैंने कहा था कि इसमें 2 तरह का वॉइड जनरेट होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, दूसरा कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता था, जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड सामने आ जाए अपोजिट एपिसेस के साथ, तो अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता था। याद करो, मैंने इसके आगे वाले पेज में अगर आप देखेंगे NCERT में, तो आपके आगे वाले पेज 14 नंबर में दिखेगा। ठीक है, और ये TT लिखा हुआ है, OO लिखा हुआ। TT मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड और O मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 3 आइटम नीचे से 3 आइटम ऊपर में क्या है, एंटी पैरेलल फैशन में। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है, और जब हम ट्राइगोनल वॉइड के जस्ट ऊपर है ना आइटम डालते थे तो क्या होता था, टेट्राहेड्रल वॉइड बनता था। यहाँ तक तो याद हो गया होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि जब हम तीसरा लेयर डालेंगे
तो तीसरा लेयर डालने का दो रास्ता होता है, या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर रख दें या टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर रख दें। मैंने कहा था कि अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर तीसरा आइटम रखेंगे तीसरे लेयर का तो वो हो जाएगा ABC अरेंजमेंट। याद आ रहा है कौन सा अरेंजमेंट कहते थे? ABC, और इसी को हम लोग CCP अरेंजमेंट कहते थे। और इसमें जो है मैंने आपको डायग्राम में बना करके दिखाया था, और अगर आप बगल वाले पेज में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ABC, यानी सारे लेयर एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। और अगर हम जो तीसरा लेयर वो किस पे डाल दें? टेट्राहेड्रल वाइड पे, तो वो कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा? AB अरेंजमेंट कहता है। और उसी को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक क्या कहते थे बच्चों? 3D कहते थे। और पहला वाला क्या था? ABC, इसको क्या कहते थे? CCP। और उससे जो यूनिट सेल निकल के आता था वो कौन सा यूनिट सेल था? FCC यूनिट सेल था। और हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D से जो यूनिट सेल निकल के आता था वो कौन सा था बच्चों? वो हेक्सागोनल यूनिट सेल था, जैसा कि आप अपने बुक में देख रहे हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोड एस्केप मैप। रोड एस्केप मैप का मतलब जो लेयर मैंने सटा के दिखाया था अब उसी लेयर को हटा के दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसको कहते हैं रोड एस्केप मैप, है ना, क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने बोर्ड पे ये अरेंजमेंट बना रखा है। सबसे पहले देखिए मैंने HCP का अरेंजमेंट बनाया था। याद करो HCP अरेंजमेंट में क्या था? AB अरेंजमेंट था। तो AB अरेंजमेंट में क्या होता है? देखो ध्यान से, ये एक लेयर है, ये B है, ये A है, फिर ये B है, यानी AB अरेंजमेंट है। इसको हमने लेयर को सेपरेट कर दिया है, ठीक है जी। और अगर इस लेयर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट नज़र आएगा। अगर आप अपने NCERT बुक चेक करेंगे तो यहाँ पर AB अरेंजमेंट दिख रहा है हेक्सागोनल में। अगर आपको NCERT बुक देखना है तो पेज नंबर 15 पे आपको दिख जाएगा ये AB अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है जी। और नए बुक में जो है आपको पेज नंबर 17 पे दिया हुआ AB अरेंजमेंट। यहाँ पर लेयर को एक दूसरे से सेपरेट किया है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखा ना, इस AB अरेंजमेंट में से, इधर देखो ना, इस AB अरेंजमेंट में से जो यूनिट सेल निकाल के लाएंगे वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा। अब देखो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे हुआ, ध्यान से देखो। ये वाला जो देख रहे हो ना यहाँ पर, तो ये वाला अरेंजमेंट यहाँ से आया। देखो 1 2 इस तरह से कितने आइटम दिख रहे हैं? ध्यान से देखो इसमें कितने आइटम है? बीच में एक आइटम दिख रहा और 6 आइटम। देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक ये नीचे वाला लेयर हुआ और बीच में 3 आइटम ये यहाँ से निकल के आया और ये यहाँ से निकल के आया। तो ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है इसी अरेंजमेंट में से निकल के आया है, ठीक है बच्चों। अगर आप NCERT बुक देखेंगे तो आपके NCERT में पेज नंबर 15 पे और 17 पे दिया हुआ है AB अरेंजमेंट है। उसी से हेक्सागोनल यूनिट सेल बगल वाले जगह पे दिखा रहा है। देखो हेक्सागोनल यूनिट सेल दिखा रहा है, ठीक है जी। AB अरेंजमेंट है और यहाँ से हेक्सागोनल यूनिट सेल निकाल के दिखा रहा है, ठीक है जी। और उसमें अगर आप देखेंगे तो हेक्सागोनल का है ना फ्रंटल व्यू भी है। फ्रंटल व्यू का मतलब क्या हो गया? फ्रंटल व्यू का मतलब ये हुआ कि ये जो आइटम है ये ऐसे रखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे चिपका देंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। इसको कहते हैं फ्रंटल व्यू, यानी सारे आइटम कहाँ से देख रहे हैं? बाहर से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं फ्रंटल व्यू। ये AB अरेंजमेंट है, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। तो बात समझ लो अच्छी तरह से। मैंने कहा था एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाला, कौन से फैशन में? एंटी पैरेलल फैशन में। याद आया ना आया? और एंटी पैरेलल फैशन का मतलब क्या होता है? नीचे वाला लेयर 5 गोला 4 गोला 5 गोला 4 गोला है, तो ऊपर वाला लेयर जो हम डाल रहे हैं वो 4 गोला 5 गोला 4 गोला 5 है। 5 4 5 4 नीचे है तो ऊपर वाला 4 5 4 5 है। तो दो तरह का वाइड जनरेट हुआ, कौन कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के ऊपर अगर हमने तीसरा आइटम डाल दिया तो वो क्या होगा? CCP बना देगा। और अगर टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर डाला तो क्या बना देगा? HCP। तो ये जो हमने दिखाया है वो HCP अरेंजमेंट है। देखो लिखा हुआ है HCP अरेंजमेंट, क्लियर, ठीक। अब आप एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? ध्यान से देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सोच के देखो। एक आइटम टोटल कितने आइटम से जुड़े हुए नजर आएंगे? 12 से नजर आएंगे। बोलेंगे सर कैसे? तो देखो ध्यान से, यहाँ इस आइटम को देखो ध्यान से, इस आइटम को देखो, 1 2 3 4 5 6 आइटम दिख रहा। अब बताओ 7 8 9 10 11 12 कैसे? तो इसको चिपका दो ना, ये ऊपर से, इसको ऊपर से चिपकाओ, इसको नीचे से चिपकाओ। तो इस आइटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो ये 6 आइटम है ही, और जब ये तीनों को नीचे से चिपकाएंगे और ये तीनों को ऊपर से चिपकाएंगे तो टोटल 12 आइटम नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका मतलब आपको याद रखना है, जो याद रखने वाली चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? 12 होगा। स्टार बना के नोट कर लें, याद रखें कि HCP में
कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है कि भाई बताओ HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुए है, तो हम कहेंगे मम्मी कसम 12 हुए है। कितना हो गया बच्चों? 12। समझ में आ गया? तो SCP ये क्या हो गया? SCP 3D हो गया। बात समझ में आ रही है? तो SCP 3D कैसे मिलता समझ में आ गया? जब हमने तीसरा लेयर को किस पे डाला है? टेट्राहेड्रल के ऊपर डाला है। किसके ऊपर डाला है? टेट्राहेड्रल के ऊपर डाला है। ठीक है जी बच्चों। तो आप लोगों को जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो बच्चे होंगे जिन्होंने 4th और 5th लेक्चर नहीं देखा या नहीं समझा होगा। तो बच्चों 4th और 5th लेक्चर ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सुंदर सुंदर कमेंट भी कर दें। ठीक है जी। लेकिन अगर जिन्होंने देख लिया है तो उनको दोबारा जाकर के देखेंगे और NCERT को एक बार ज़रूर रीडिंग मार लेंगे। मेरे बच्चों IIT में नीट में जो क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। तो पहले तो बोर्ड के लेवल का सवाल पूछेगा तो बोलेगा बताओ हेक्सागोनल यूनिट से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुए? तो 12 हुए। समझ में आ गया कैसे हो गया? क्योंकि हमने लेयर को चिपका के दिखाया था, अब लेयर को हटा के दिखाना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक क्या है? 3D है। और ये आता कैसे है? तो जब हम तीसरा लेयर किस पे डाल दें? टेट्राहेड्रल पे, तो हम उसको कौन सा अरेंजमेंट कहते थे? AB अरेंजमेंट। याद आ गया? अब आइए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12। और इसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल इसी अरेंजमेंट में से निकाल के लाते हैं। देखो मैंने निकाल के दिखाया है। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आओ तीसरा। अब दूसरा केस क्या है? तो अगर हमने तीसरा लेयर किस पे डाल दें? ऑक्टाहेड्रल पे डाल दें। किस पे डाल दें? ऑक्टाहेड्रल पे। तो बताओ क्या होगा ऑक्टाहेड्रल में? याद करो मैंने कहा था कि जब ऑक्टाहेड्रल पे डालेंगे तो ABC अरेंजमेंट होगा। कौन सा अरेंजमेंट होगा बच्चों? ABC। उसी को कहते थे CCP अरेंजमेंट। क्या कहते थे मेरे लाल? CCP। और ये जो है उसी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से, इसमें 3 कलर का मार्कर इस्तेमाल किया है। ब्लैक A है, फिर लाल वाला B है और है ना हरा वाला C है। अब देखो अरेंजमेंट सब एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ 2 1 है, यहाँ 1 2 है। ध्यान से देखो डिफरेंस डायग्राम को देख लो। यहाँ एक एटम 6 एटम से जुड़ा हुआ है और ऊपर वाले लेयर में 1 एटम, ठीक है, 2 फ्रंट में 1 बैक में है, और यहाँ 1 फ्रंट में 2 बैक में है। और उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर इससे जब यूनिट सेल निकाल के लाएंगे तो यही आपका क्या होगा? FCC यूनिट सेल होगा। ये कौन सा यूनिट सेल है मेरे बच्चों? FCC यूनिट सेल है। याद कर लो CCP अरेंजमेंट में से यानी ABC अरेंजमेंट में से जो यूनिट सेल निकाल के लाते हैं वो FCC यूनिट सेल होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सोच के बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? तो ध्यान से देखो, एक एटम के कांटेक्ट में कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12। देखो दिख रहा? इसको सबको चिपका दो एक दूसरे पे। तो जैसे ही चिपकाओगे ना तो एक एटम डायरेक्ट 6 एटम से जुड़ा हुआ है और 3 ऊपर से आएगा, 3 नीचे से आ जाएगा। तो टोटल 12 एटम है। तो इसमें भी लिख लो स्टार बना के कि इन CCP कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो 12। नोट करो स्टार बना के। CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या होगा? 12 होगा। HCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद रखना, ये आएगा। ठीक है जी। तो याद रखेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो अब आओ सारी बात को कंक्लूजन में लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जो बच्चे क्लास में एब्सेंट थे वो वीडियो देख लें तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। आप लोग को जो समझ में नहीं जिनको आ रही है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आप पिछला लास्ट लेक्चर छोड़ा होगा या उससे पहला वाला लेक्चर छोड़ा होगा। मैंने वीडियो भेज दिया है, आप उसको देख लें और मुझसे टाइम ले लें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो। आप फिर से सारी बात को निचोड़ करके निकाल लो। अब जब हमने कहा कि कोई भी क्रिस्टल होता है आयनिक क्रिस्टल, तो उसमें क्या होता है? क्लोज पैक बनाने का काम कौन करता है? कैटायन करता है कि एनायन करता है? एनायन करता है। याद करो। फिर मैंने कहा था कि एनायन जो है पहले 1D अरेंजमेंट में जाएगा। तो एक रो में जब एटम को सजाया तो 1D अरेंजमेंट है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। फिर जब 1D से 2D में जाते हैं तो 2 रास्ते हो गए, हाई कोर्ट वाला रास्ता और सुप्रीम कोर्ट वाला।
सुप्रीम कोर्ट मतलब स्क्वायर क्लोज पैक और हाई कोर्ट का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D। फिर मैंने कहा था कि स्क्वायर क्लोज पैक कैसे बनेगा, तो एक रो एटम का सजाया प्लेन में, दूसरा रो सजाया, तीसरा रो सजाया, चौथा रो सजाया, यानी जैसे कैरेट में अंडा को सजाते हैं, एक रो में सजाया, दूसरा रो सजाया, तीसरा रो, चौथा रो, सारा कैरेट में अंडा को ध्यान से देखोगे तो सारे अंडे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यही अरेंजमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, आप चेक करेंगे, और इसी को कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैक में एक रो सजाया और दूसरा रो पैरेलल नहीं सजाते हैं, बल्कि कहाँ फिट कर देते हैं, रिज में। रिज मतलब गैप में, जो दो एटम के बीच में सॉकेट होता है वहाँ फिट करते हैं। उस अरेंजमेंट को ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है मेरे बच्चों, 6 हो जाता है। याद आ रहा, 6 होवे है, कहा हुए मेरे लाल, 6। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि जब हम 2D से 3D में जाएंगे, तो 2D से 3D में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो 2D में मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक स्क्वायर क्लोज पैक वाला ऑप्शन है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D वाला ऑप्शन है। तो स्क्वायर क्लोज पैक 2D को जब 3D में बदलेंगे तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर रखेंगे, यानी एक अंडे का कैरेट के ऊपर दूसरा अंडे का कैरेट रखेंगे, दूसरे के ऊपर तीसरा रखेंगे, तीसरे के ऊपर चौथा कैरेट रखेंगे, और सारे कैरेट को बाहर खींच लेंगे तो सारा अंडा एक दूसरे के बराबरी पर नजर आएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, और अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और इसी अरेंजमेंट को कहते हैं सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं सिंपल क्लोज पैक। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ मिलेगा, 6 एटम से। बात समझ में आ गई। और इसी से कौन सा यूनिट सेल मिलेगा हमको, प्रिमिटिव। फिर मैंने कहा था हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को किसमें बदलेंगे, 3D में। तो एक लेयर के ऊपर जब दूसरा हेक्सागोनल लेयर डालेंगे, कौन से फैशन में डालेंगे, एंटी पैरेलल फैशन में। एंटी पैरेलल फैशन का मतलब 5 गुला 4 गुला 5 गुला 4 गुला किस में है, एक प्लेन में है, और इसके ऊपर से डालेंगे तो 4 गुला 5 गुला 4 गुला 5 गुला डालेंगे, यानी उल्टा डाल देंगे, 5 4 5 4, तो ऊपर से 4 5 4 5। तो वहाँ 2 तरह का वाइड जनरेट होगा। कौन कौन सा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनेगा, तो नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स एक दूसरे के क्या आ जाएगा, सामने। तो और अपोजिट एपिसेस के साथ आएगा तो ऑक्टाहेड्रल वाइड बन जाएगा, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया मैंने। और फिर टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनेगा, जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स और ऊपर वाले लेयर का एटम डायरेक्ट ट्राइगोनल वाइड्स के ऊपर आ जाए तो क्या बन जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल वाइड्स। बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा था तीसरा लेयर डालेंगे, तो तीसरा लेयर डालेंगे तो उसके पास हमारे पास 2 रास्ते होंगे, या तो तीसरा लेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर डालेंगे या तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर डालेंगे। अगर तीसरा लेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर डालेंगे तो वो अरेंजमेंट कहलाएगा ABC। उसी से अरेंजमेंट को हम लोग CCP कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक कहते हैं, और उससे जो यूनिट सेल मिलेगा वो FCC यूनिट सेल मिलेगा। और अगर तीसरा लेयर हमने टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर डाल दिया तो वो अरेंजमेंट कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D, जिसको AB अरेंजमेंट कहते हैं, और उससे जो यूनिट सेल मिलेगा वो हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलेगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, और यहाँ पर मैंने उसी अरेंजमेंट को सेपरेट करके दिखा दिया है। लेयर को पहले चिपका के बनाया था, अब लेयर को सेपरेट करके दिखा रहे हैं। और हमारे पास याद रखने वाली बात क्या है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और CCP में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, यानी दोनों का पैकिंग इफिशिएंसी सेम होगा, दोनों परफेक्टली 12 एटम से घिरे हुए होंगे। बात समझ में आ गई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D से हेक्सागोनल यूनिट सेल निकलता है, और CCP में से कौन सा यूनिट सेल निकलता है, FCC यूनिट सेल निकलता है। जैसा कि आपने देखा मैंने हेक्सागोनल यूनिट सेल निकाल के यहाँ दिखाया है, और उस अरेंजमेंट से क्या निकाला है, FCC यूनिट सेल। बात समझ में आ गई बच्चों। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में इससे पहले वाला बताया था, और ये डायग्राम आप लोग क्या करोगे बच्चों, नोट कर लो। और अगर बात समझ में नहीं आती तो NCERT का क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट एक बार रीडिंग मारना, वहां तक जहां तक मैंने भी आपको बताया है वहां तक रीडिंग मारेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट करें। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर टोटल हमने 3 तरह का यूनिट सेल मिल गया हमको। पहला प्रिमिटिव मिला, जो कहाँ से मिला था, सिंपल क्लोज पैक से, और है ना FCC किससे मिला, CCP अरेंजमेंट से, और HCP यूनिट सेल किससे मिला, हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D अरेंजमेंट से मिला था। याद आ गया। अब हमको देखना, आप जरा बात को बारीकी से सुनना, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे HCP हो या CCP हो, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। बात समझ में आ गई। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और ये याद रखेंगे, स्टार बना के नोट कर लो, HCP एंड CCP both have packing efficiency
पैकिंग इफिशियंसी 74%, दोनों में पैकिंग इफिशियंसी 74% होती है, दोनों का पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है, दोनों का पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है। यानी सीसीपी में जाओ या एचसीपी में, दोनों का अरेंजमेंट परफेक्ट माना जाएगा। अब बोलेंगे सर 74% का क्या मतलब होता है, तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि जितना स्पेस होता है उस सारे स्पेस का 74% स्पेस एटम ने घेर रखा है और 26% स्पेस वाइड के नाम पे खाली है, वो वाइड की शक्ल में मौजूद है क्रिस्टल के अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छी तरह समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, ये बोर्ड में आने वाला सुपर हिट क्वेश्चन है, गरीब लोगों का सवाल। बोलेगा एचसीपी या सीसीपी में बताओ पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंट हो गए, तो 74%, याद रहेगा। और साथ में बोर्ड में क्या पूछेगा, 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 2, और 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला है स्क्वायर क्लोज पैक का तो 4, और हाई कोर्ट का मामला है तो 6, और जब हम 3D में जाएंगे स्क्वायर क्लोज पैक 2D से तो 6 हो जाएगा। स्क्वायर क्लोज पैक 2D से 3D में जाएंगे तो 6 हो जाएगा, जिसको हम कहते थे सिंपल क्लोज पैक। और हेक्सागोनल क्लोज पैक से फिर 2 रास्ते होंगे, सीसीपी और एचसीपी 3D, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आओ, अब हमको देखना, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वो बात को दिल से है ना सुनने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहूं NaCl ने CCP अरेंजमेंट बनाया, क्या बनाया? NaCl ने क्या बनाया? CCP। समझ में आया? अब बोलेंगे सर ये कैसे पता चला CCP बनाया? तो 5 एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में पढ़ने और कंपटीशन में भी वही आता है। NaCl में CCP अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है? और आपको याद होगा जब मैं CCP अरेंजमेंट बोलता हूं तो इसका मतलब Cl- ने CCP बनाया होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि क्लोज पैक बनाने का काम एनायन का है, केटायन का नहीं होता, याद करो। तो अभी हम क्लोज पैक जो पढ़ के आ रहे हैं वो एनायन ने किया हुआ होगा ये काम, बोलो है या ना? तो इसका मतलब NaCl CCP है, तो इसका मतलब CCP किसने बनाया होगा? Cl- ने। अब बताओ इससे यूनिट सेल कौन सा निकलेगा? FCC। बोलो यार, अभी मैंने दिखाया था ना CCP अरेंजमेंट से ही तो FCC यूनिट सेल निकला था। अब बताओ FCC यूनिट सेल में कहाँ कहाँ आइटम होते हैं, सोच के बताओ। 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पर। तो बताओ Cl- ने CCP बनाया है और यूनिट सेल हम FCC निकाला CCP में से, तो इसका मतलब हमको निकल के क्या आया? Cl- ही तो निकल के आया होगा। अरे बोलो यार, अरे बिल्डिंग किस चीज का बना हुआ? ईंट का बना हुआ है, तो बिल्डिंग में से रूम निकालेंगे रे बाबा तो ईंटें ना निकल के आएगा। तो यहाँ पर Cl- ने CCP बनाया है, तो इसका मतलब इससे यूनिट सेल निकालेंगे तो Cl- ही तो निकल के आएगा। और कौन सा यूनिट सेल निकल रहा है? FCC में एटम कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर पे और 6 फेस पर। तो इसका मतलब सारे कॉर्नर पे FCC यूनिट के क्या होंगे? Cl- होंगे, और 6 फेस पे कौन होंगे? Cl- होंगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। और अगर मैं आपसे बोलूं CCP तो इसका मतलब ये सिस्टम कौन सा है? क्यूबिक। बोलो हाँ या ना? और क्यूबिक जब बोलते हैं तो क्या फीलिंग आती है? जब क्यूबिक बोलते हैं तो क्या आता फीलिंग? क्यूबिक सिस्टम है, यानी A बराबर B के है, B बराबर C के है, अल्फा बराबर बीटा के है, बीटा बराबर गामा के है। बोलो 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये कौन सा? FCC। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसने बनाया? Cl- ने। कैसे पता है Cl- ने बनाया? क्योंकि क्लोज पैक बनाने का काम तो Cl- का था। बोलो यार, तो क्लोज पैक जब CCP है तो Cl- ने क्लोज पैक बनाया होगा, और उससे यूनिट सेल कौन सा बन रहा है? FCC। तो जब Cl- ने CCP बनाया है तो यूनिट सेल जो FCC निकलेगा तो उसमें Cl- ही तो निकलेगा ना। कहाँ कहाँ Cl- होगा? 8 कॉर्नर पे Cl- होगा और 6 फेस पर Cl- होगा। और सिस्टम कौन सा है? क्यूबिक। तो क्यूबिक का मतलब एक किसके बराबर है? B के। ABC क्या था? एज लेंथ था, याद करो। बोलो ना, ABC एज लेंथ था, और अल्फा बीटा क्या था? गामा। 90 डिग्री एंगल था। अब बताओ इसका Z कितना होता है? जल्दी बोलो। 4 होता है। Z क्या था? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। FCC का Z 4 बताया था ना, कैसे मालूम? अरे 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे हिस्सेदारी कितनी मिली थी? 1/8 की। तो 8 कॉर्नर पे 1/8 यानी क्या होगा? 8 × 1/8 यानी 8 यानी 1 होगा। और फेस पे कितना है? 6। तो 6 × हाफ होगा तो 3। इसका मतलब FCC यूनिट सेल में हमको देखना, FCC यूनिट सेल में Cl- 8 कॉर्नर पे दिखेगा, 6
फेस पे दिखेगा, लेकिन उस यूनिट सेल को Z कितना है 4, तो इसका मतलब Cl माइनस कितना होगा 4 ही ना होगा, बोलो ना है या ना। यानी उस यूनिट सेल का टोटल जो Z 4 है, तो इसका मतलब उस यूनिट सेल को 4 क्लोराइड हिस्से में मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि FCC का Z कितना होता है 4, और Z कहाँ से लाए, तो कॉर्नर शेयरिंग से और फेस के शेयरिंग से। और ये FCC यूनिट सेल कहाँ से निकाल के लाए, क्लोज पैक से। और क्लोज पैक बनाया किसने था, Cl माइनस ने, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि एनायन का काम है ना क्लोज पैक बनाना। अरे बोलो यार, तो एनायन का काम है जब क्लोज पैक बनाना, तो यूनिट सेल हम क्लोज पैक से निकाल के लेके आ रहे, तो एनायन ही तो निकल के आ रहा। और ये क्यूबिक क्लोज पैक से यूनिट सेल कौन से निकल के आता है, FCC। तो इसका तो Cl माइनस कहाँ मिला, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे, और Z इसका कितना है 4, तो इसका मतलब Cl कितना मिलेगा, 4 ही तो मिलेगा ना, बोलो। तो इसका मतलब टोटल 14 Cl माइनस यूनिट सेल में दिखेगा। सुनो क्या बोला मैंने, टोटल 14 Cl माइनस यूनिट सेल में दिखेगा, लेकिन उस यूनिट सेल को Cl माइनस 4 दिखेगा, यानी मिलेगा। कैसे मिला 4, समझ में नहीं आया? अरे Z कितना है इसका 4, तो Z कहां से लाएंगे, FCC से, और FCC का 4 होता है। FCC आया कहां से, CCP से, और CCP को बनाया किसने, Cl माइनस ने, तो Cl माइनस 4 ही ना मिला। और यूनिट कौन सा है, क्यूबिक सिस्टम से बिलोंग कर रहा, तो ABC आपस में क्या है, बराबर है, और अल्फा बीटा गामा क्या है 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वो इसीलिए समझ में कम आ रही होगी जिनको, क्योंकि वो लेक्चर्स को देख करके सुन करके फिर घर पे जा करके उसको है ना बंद करके मुस्कुरा के मेरे पास आ जाते हैं गधे की तरह। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है, सुन लो, ये जो चैप्टर है उसमें अगर आपने थोड़ा भी नजरअंदाज कर लिया बातों को और आपने नहीं पढ़ा, तो हमेशा के लिए याद रखो, 10 बार पढ़ोगे 10 बार भूलोगे, एक बार भी याद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार अभी जाकर के साथ साथ NCERT का रीडिंग मारो, ठीक। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैंने कहा NaCl में कौन सा अरेंजमेंट, इधर देखो, CCP, बोलो हाँ ये ना। तो CCP बनाया किसने था, आराम से समझो, Cl माइनस ने, क्योंकि क्लोज पैक बनाने का काम कौन कर रहा, Cl माइनस करता है, कैटायन तो करता नहीं है। और उससे यूनिट सेल कौन सा निकल के आया, तो इसका मतलब CCP जब Cl माइनस ने बनाया तो यूनिट सेल FCC निकल के आया, तो Cl माइनस ही तो निकल के आया। और Cl माइनस उस यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, 8 कॉर्नर पे और 6 फेस पे, और उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, Z 4 हो जाएगा, बोला। इसका तो 4 हमको क्या मिल गया, Cl माइनस। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने Cl माइनस का पता खोज लिया, नहीं खोजा, Na प्लस कहाँ खोजेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जो Na प्लस होता है, केटायन होता है, वो कहाँ होता है, ध्यान से सुनो, वो वॉइड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? और वॉइड कितने तरह का जनरेट हुआ था, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो उस यूनिट सेल के अंदर जो वॉइड्स होंगे वही Na प्लस मौजूद होंगे। तो अब हमको Na प्लस को खोजना है, किसको खोजना है, किस में खोजना है, क्रिस्टल में नहीं, उस यूनिट सेल के अंदर। और यूनिट सेल में किसमें, वॉइड में। तो जहां पर यूनिट सेल में वॉइड्स होगा वहीं Na प्लस मौजूद होगा। तो हमको Na प्लस को भी तो खोजना पड़ेगा, क्योंकि हम Cl माइनस तो खोज चुके ना। अरे बोलो यार, तो जब Cl माइनस को खोज चुके तो Na प्लस को खोजेंगे ना, तो ससुराल में नहीं ना खोजेंगे, मतलब क्रिस्टल में नहीं खोजेंगे, मतलब हम उस यूनिट सेल के एक यूनिट सेल के अंदर जाके देखेंगे कि Na प्लस कहाँ है। तो Na प्लस मिलेगा कहाँ, वॉइड्स में। किसमें मिलेगा, वॉइड्स में। और वो वॉइड्स को कहाँ खोजना है, यूनिट सेल के अंदर। अब आप पूछेंगे सर यूनिट सेल के अंदर वॉइड होगा कितना, तो मैं आपको बता दूं, स्टार बना के समझ लीजिए। इफ Z इज द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ध्यान से सुनिएगा, पर यूनिट सेल। अगर किसी यूनिट सेल का Z जो टोटल नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, तो क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ octahedral void इज ऑल्सो इक्वल टू Z। यानी जितना Z होगा, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा, उतना ही उसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। जितना Z होगा उतना ही Z क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। जैसे FCC का Z कितना होता है, 4, तो बोलो यार, तो इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितना होगा, 4, और इसका दुगुना क्या होगा, टेट्राहेड्रल वाइड। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, इक्वल टू 2 into Z हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
कितना आ रहा है 2 इंटू जेड। अब एक बात का जवाब दो, इधर देखो, अगर FCC यूनिट सेल है तो जेड कितना हुआ 4, अरे FCC का जेड कितना होता है 4 होता है ना, तो इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना मिलेगा 4 और उसमें टेट्राहेड्रल वाइड कितना मिलेगा 8। बात समझ में आ रही है। जैसे BCC, जैसे मान लो हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का जेड कितना होता है 6, नहीं निकाल के दिखाया था। अब जेड 6 है तो इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 6 होगा उस यूनिट सेल में और टेट्राहेड्रल वाइड 12 होगा। नहीं समझ में आया? यानी जितना जेड है यूनिट सेल का उतना ही के बराबर ऑक्टाहेड्रल वाइड है और उसका दुगुना क्या है टेट्राहेड्रल वाइड है। किसमें मिलेगा यूनिट सेल के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करो स्टार बना करके, ठीक है जी। और मैं इससे पहले एक चीज बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ पेज नंबर 15 में देखो, पहले पेज नंबर 15 देखो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 15 देखो, यहां पर लिखा हुआ लेट द नंबर, स्टार लगाओ इस पे, लेट द नंबर, लेट द नंबर, स्टार लगाओ, लेट द नंबर। पेज नंबर 15 है सर। ठीक है बच्चों, तो पता क्या चला, इधर देखना फिर से अच्छी तरह समझ लो। जितना यूनिट सेल का जेड होगा उतना ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा और उसका दुगुना टेट्राहेड्रल वाइड होगा। तो अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं कहूं, हमको देखना, अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं, इधर देखना, अगर मैं कहूं NaCl में CCP अरेंजमेंट है तो बताओ क्या क्या समझ में आया। Cl माइनस ने CCP बनाया होगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि क्लोज स्टैक बनाने का काम किसका है, Cl माइनस का, और इससे एक FCC यूनिट सेल मिलेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब है FCC यूनिट सेल में कॉर्नर पे कौन होंगे Cl माइनस और फेस पे कौन होंगे Cl माइनस, बोलो हाँ या ना। अब बताओ ये कौन सा सिस्टम है, क्यूबिक। तो क्यूबिक का मतलब ए के बराबर बी, बी के बराबर सी, अल्फा के बराबर बीटा, बीटा के बराबर गामा, एंगल कितना 90 डिग्री। अब बताओ जेड कितना है इसका 4, जेड कितना है 4। अब बताओ जेड 4 होगा तो Cl माइनस भी तो 4 ही होगा ना, बोलो। अब एक बार बताओ, मैंने कहा जितना जेड होगा, हमको देखो जितना जेड होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, तो इसका जेड कितना है 4। तो बताओ इसका ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 ही तो होंगे, शॉर्ट में वो लिख रहे हैं, और टेट्राहेड्रल वाइड कितने होंगे 8। अब बताओ 4 क्लोरीन को, हमको देखना 4 क्लोरीन को 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड मिल रहा है, 8 टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है। नहीं समझ में आया? 4 क्लोरीन है ना यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना है और टेट्राहेड्रल वाइड कितना 8। तो इसका मतलब 4 Cl माइनस को 4 गो ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला और 8 गो टेट्राहेड्रल वाइड मिला, बोलो हाँ या ना। अब बताओ तो एक Cl माइनस को कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला, कितना टेट्राहेड्रल वाइड मिला, एक Cl माइनस को एक ऑक्टाहेड्रल वाइड 2 टेट्राहेड्रल वाइड मिल गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे 4 Cl माइनस को 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड और 8 टेट्राहेड्रल वाइड मिला, तो एक Cl माइनस को एक ऑक्टाहेड्रल वाइड और 2 टेट्राहेड्रल वाइड मिला, बोलो तो मुबारक हो। क्या अब बोलो सब क्या मुबारकबाद देना। एक Cl को 2 ऑक्टाहेड्रल, सॉरी 2 टेट्राहेड्रल वाइड हुआ, 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड हुआ, बधाई हो, मिठाई खिलाओ। नहीं समझ में आया? यानी एक Cl माइनस के हिस्से में, अरे बोलो ना यार, एक Cl माइनस के हिस्से में 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला और 2 टेट्राहेड्रल वाइड। इसको याद कर लो, कैसे याद करेंगे, रास्ते में जाते वक्त बोलना बधाई हो, एक एनायन को 2 टेट्राहेड्रल वाइड हुआ, 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड हुआ। समझ में आया ना? बधाई हो, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, पूरे रास्ते में बोलते हुए आना, ठीक है जी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होगा। तब तक के लिए आज की सभा समाप्त होगी।